यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। देखिए श्रोताओं, आज मैं आपको बहुत शानदार एक किस्सा लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, एक बात लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। ये ग्रामीण क्षेत्रों की किस्सा है, ग्रामीण क्षेत्रों की एक कहानी है जो बहुत ही रोचक और शानदार है। कहानी है पीतम साहूकार। देखिए श्रोताओं, बहुत ही अद्भुत और बड़ी रहस्यमय कहानी है। बहुत ही आनंद आएगा इस बात में, इस किस्सा में। आप इसे अंत तक जरूर सुने और मैं कोशिश करूंगा कि इसे एक ही भाग में पूरी करूं, परंतु हो सकता है फिर भी मुझे 2 भाग बनाने पड़ जाएं। तो आइए श्रोताओं, आज का ये रहस्यमय किस्सा मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं। श्रोताओं, एक कुसुमपुर नामक राज्य में एक राजा कुशल सिंह राज्य किया करते थे। राजा कुशल सिंह के राज्य में एक साहूकार रहा करता था और उस साहूकार का नाम था चंदन साहूकार। चंदन साहूकार की और राजा कुशल सिंह की दोनों की आपस में मित्रता थी। धीरे धीरे समय निकला। राजा कुशल सिंह के यहां संतान पैदा हुई, पहला पुत्र पैदा हुआ, परंतु दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु हो गई। देखिए श्रोताओं, उधर राजा चंदन सिंह के, साहूकार चंदन सिंह के घर भी एक पुत्र पैदा हुआ, परंतु दुर्भाग्यवश उसकी भी मृत्यु हो गई। यही सिलसिला चलता रहा। राजा के घर भी पुत्र पैदा होते और मर जाते, और उस चंदन साहूकार के घर भी पुत्र जन्म लेते और जन्म लेने के बाद पुत्रों की मृत्यु हो जाती। अब ध्यान से सुनने की बात है कि राजा कुशल सिंह के घर एक पुत्र ने जन्म लिया और ठीक उसी दिन उस चंदन साहूकार के घर भी एक पुत्र ने जन्म लिया। राजा और चंदन साहूकार मन में विचार करने लगे कि हमारे पुत्रों की मृत्यु हो जाती है, यदि हम इनका बाल विवाह कर दें तो हो सकता है किसी लड़की के भाग्य से ये बच जाएं, इनको परमात्मा लंबी आयु दे दे। तो ये बात सोच करके राजा कुशल सिंह और चंदन साहूकार दोनों अपने पुत्रों का विवाह कर देते हैं बाल अवस्था में, जब वो मात्र 6 माह के थे। धीरे धीरे और समय निकला और वो राजकुमार मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ, अब धीरे धीरे बढ़ता चला गया, और उधर वो चंदन साहूकार का पुत्र भी बढ़ता हुआ चला गया। राजकुमार की और चंदन साहूकार के पुत्र की, साहूकार पुत्र की, दोनों की मित्रता जुड़ गई। क्योंकि दोनों के पिता मित्र थे तो दोनों की मित्रता जुड़ना स्वाभाविक था। साहूकार का पुत्र और राजकुमार दोनों एक साथ रहते, एक साथ खेलते और एक साथ ही आखेट के लिए जाते। देखिए श्रोताओं, धीरे धीरे और समय निकल गया, कई वर्ष व्यतीत हो गए और राजा का लड़का और साहूकार का पुत्र दोनों जवान हो गए। दोनों की आयु 20-20 वर्ष की हो गई, और जब 20-20 वर्ष की आयु हो गई तो दोनों मन में विचार करने लगे कि हमारे पिताओं ने अभी तक हमारा विवाह नहीं किया। ये दोनों सोच रहे हैं। एक दिन की बात है कि राजकुमार और साहूकार का पुत्र दोनों किसी स्थान पर बैठे हुए थे, तो वहां वो देखते हैं कि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को रथ में बैठा करके लिवा करके ले जा रहा है। राजा के लड़का ने जब ये बात देखी तो साहूकार के से कहने लगा कि यार, हमारे पिताजी ने अभी तक विवाह नहीं किया, नहीं तो हम भी अपनी पत्नी को ले आते। साहूकार का भी कहने लगा कि यार, हमारे पिताजी ने भी अभी तक विवाह नहीं किया, नहीं हम भी अपनी ससुराल चलते। दोनों ये बतरा रहे थे, बातें कर रहे थे। तभी महाराज के दरबार में एक नाई नौकरी करता था, तो वो नाई चला आता है। नाई ने आकर के दोनों को बातें करते हुए देखा, राजकुमार को और साहूकार के पुत्र को। तो नाई कहने लगा कि तुम क्यों चिंता कर रहे हो, तुम्हारा विवाह तो तुम्हारे पिताओं ने, जब तुम बहुत छोटे थे, तुम्हारी आयु 6 महीने की थी,
तभी कर दिया। तुम अपनी ससुराल क्यों नहीं जाते? जाओ तुम भी और अपनी पत्नियों को लेवा लाओ। देखिए श्रोताओ, राजा का लड़का और साहूकार का पुत्र दोनों बात करने लगे, आपस में सोचने लगे कि यार इस बात का हम यदि पिताजी से जिक्र करेंगे तो बताओ कैसे करें, हम तो उनसे कह नहीं सकते। साहूकार का लड़का भी कहने लगा कि मैं भी नहीं कह सकता। देखिए श्रोताओं, तो नाई कहने लगा कि चिंता मत करो, ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हारे दोनों के पिताओं से तुम्हारी पत्नियों को लाने की अनुमति ले लेता हूं। तो श्रोताओं, वह नाई चलता है महाराज के पास और महाराज से जाकर के कहने लगा कि राजन, आपने अपने पुत्र का विवाह बहुत अल्प आयु में कर दिया था, इसलिए अब तुम्हारा पुत्र विवाह के योग्य हुआ है, जवान हो गया है, 20 वर्ष की आयु हो गई है, तो क्यों ना अपनी पुत्र वधू को, अपने पुत्र को भेज करके बुला लीजिए, मंगवा लीजिए। राजा कहने लगा कि नाई, बात तो तुम सही कहते हो, परंतु वहीं बैठा हुआ चंदन साहूकार वो भी कहने लगा नाई से कि हमारे पुत्र का विवाह भी हमने महाराज के साथ ही किया था, तो हम भी हमारे पुत्र को अनुमति दे देंगे, दोनों मित्र हैं, दोनों को एक साथ ससुराल भेज देंगे। और दोनों की ससुराल ज्यादा दूर नहीं थी, यानी दोनों की जो ससुरालें थी एक ही दिशा में थी और लगभग 20-20 किलोमीटर के अंतर से थी। तो चंदन साहूकार महाराज से कहने लगा कि महाराज, हम भी हमारे पुत्र को एक साथ ही तुम्हारे पुत्र के साथ में ही भेज देंगे, दोनों अपनी अपनी ससुराल चले जाएंगे और अपनी अपनी पत्नियों को लेवा लाएंगे। हे श्रोताओं, राजा ने अपने पुत्र को बुलाया और साहूकार ने अपने पुत्र को बुलाया और दोनों ने अपने अपने बेटों से कहा कि तुम दोनों अपनी अपनी ससुरालों को जाओ और अपनी पत्नियों को लेकर के आओ। हे श्रोताओं, राजा का लड़का उस नाई से कहने लगा कि नाई, हम तो कुछ जानते नहीं हैं, इसलिए तू हमारे साथ चल। तो दोनों उस दरबारी नाई को अपने साथ ले जाते हैं। नाई बड़ा चालाक था, तीनों चल देते हैं। राजा के लड़के का अलग रथ और साहूकार के लड़के का अलग रथ और उसमें बैठा हुआ है साथ में वह नाई। चले जा रहे हैं दोनों अपनी ससुरालों के लिए। अब दोनों उस स्थान पर आ गए जहां साहूकार की ससुराल थी। जो साहूकार का लड़का था चंदन साहूकार का, उसकी ससुराल थी पीतम खेरे में, पीतम साहूकार के यहां। और जो राजा का लड़का था उसकी ससुराल थी तिलक नगर में, राजा तिलक सिंह के यहां। तो राजकुमार कहने लगा कि देखिए साहूकार, उस साहूकार के बच्चे से, साहूकार के लड़के से राजा का लड़का कह रहा है कि मित्र, मैं तो राजा का लड़का हूं, इसलिए तुम मेरी चिंता मत करो, इस नाई को तुम तुम्हारे साथ ले जाओ, क्योंकि तुम मुझसे कम जानते हैं, मैं तो राजा का पुत्र हूं, तो मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं अपनी पत्नी को अकेला ले आऊंगा। और उस नाई को समझा करके कह दिया कि तू मेरे मित्र साहूकार के लड़के के साथ जा और इसकी पत्नी को लेवा लाना। अब ध्यान से सुनने की बात है, राजा का लड़का तो अपनी ससुराल के लिए अलग रास्ते से चला जाता है और नाई और साहूकार दोनों एक रास्ते से पीतम खेरे के लिए चले जा रहे हैं। देखो श्रोता, दोनों चलते चलते उस पीतम खेरे में पहुंच जाते हैं जहां उस लड़के की ससुराल थी। अब किस्मत की बात होने का संयोग, उस लड़के की जो पत्नी थी अपनी 4 सहेलियों को साथ में लेकर के गांव के बाहर एक कुआं था, उस कुआं पर पानी भरने के लिए चली आती है, उस कुआं से पानी ले जाने के लिए आ जाती है। उस कुआं पर रस्सी से पानी खींच रही थी, रस्सी और डिब्बा से पानी खींच रही थी और नाई और साहूकार का पुत्र दोनों उस मार्ग से जा रहे थे। तो नाई का मन में राजकुमार उस साहूकार के लड़के से कहने लगा कि देखिए साहूकार के लड़के, ये कितनी सुंदर लड़कियां हैं,
चलो इनसे कुछ हंसी मजाक करेंगे। साहूकार का लड़का कहने लगा ठीक है, जब ऐसी ही बात है तो चलिए। दोनों उन लड़कियों के पास हंसी मजाक करने के लिए चले जाते हैं और उन्हीं में उस साहूकार की पत्नी भी थी। दोनों नाई और साहूकार का लड़का उस कुआं पर पहुंच गए और वह कुआं पर जो साहूकार के लड़के की बहू थी, पत्नी थी, उसी से कहने लगे, क्योंकि वो ज्यादा सुंदर थी, उससे कहने लगे कि हमें पानी पीना है। तो लड़की कहने लगी कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पानी पिला देती हूं। तो वो लड़की जब पानी पिलाने लगी तो जो अंजलि होती है पानी पीने के लिए वो ढीली कर ली, उसमें एक गैप रख लिया जिससे पानी फैलने लगा और पानी की जो पूरा की पूरा कलश था भरा हुआ वो फैल जाता है। लड़की कहने लगी क्या मूर्ख हो, क्या पागल हो, पानी पीना नहीं आता, इस तरीके से पानी पी रहे हो, कोई पानी नहीं पिलाएगा यहां। अब नाई को जब लड़की ने फटकार दिया तो नाई उस साहूकार के लड़के से कहने लगा कि तू भी ऐसे ही पीना जा। साहूकार का लड़का चल के आया और उस लड़की से कहने लगा कि मुझे तो पानी पिला। तो लड़की ने फिर पानी खींचा एक कलश और उसको पिलाने लगी तो उसने भी ऐसे ही कर लिया। अब देखिए उन दोनों में आपस में यहां नोक झोंक चालू हो जाती है। वो लड़की को देख करके कहने लगा कि तू कौन है, यह क्या कर रही है, किसकी लड़की है, तू मेरे साथ क्यों नहीं चलती, क्योंकि वो मजाक कर रहा है साहूकार का लड़का। देखिए श्रोताओं, जब लड़की ने ये उसकी मजाक सुनी, जब उस साहूकार के लड़के ने और नाई ने उस लड़की को ज्यादा परेशान करने की कोशिश की और उससे कहा कि तुम हमारे साथ चलो, तुम्हें हम हमारी पत्नी बना करके ले चलेंगे, तो वो लड़की उससे कह देती है कि तू यहां से चला जा, तू काले मुंह का कौवा है, यहां क्यों आ गया, काले मुंह के कागला कहां उड़े आयो परदेश, हम हंसन की हंसनी जाएंगे पिया के देश। माने हम तो अपने पिया के पति के साथ जाएंगे, तू कौन है, तू यहां से जा। उनमें उस कुआं पे आपस में तकरार हो जाती है। श्रोताओं अब ध्यान से सुनना। और वो चारों सहेलियां पानी को लेकर के, पानी के कलशाओं को अपने सिर पर रख करके अपने घर के लिए चल देती हैं, चली जा रही है। और उधर पीछे से वो नाई और साहूकार का लड़का भी उनके पीछे पीछे चल देते हैं। मार्ग में चलते चले गए। साहूकार ने, जो चंदन सिंह साहूकार था, चंदन साहूकार, उसने नाम बता दिया था अपने समधी का कि तू जिसके ब्याया है, तेरा ससुर है, उसका नाम है प्रीतम साहूकार। तो वो पूछते पूछते चले जा रहे हैं और उन लड़कियों के पीछे पीछे चलते जा रहे हैं। जब घर आया प्रीतम साहूकार का, तो लड़की तो घर के अंदर चली गई और नाई और वो साहूकार का लड़का बाहर रुक जाते हैं। उनको पहचान लिया घर वालों ने, प्रीतम साहूकार ने, कि मेहमान आया है और शायद लड़की को लेने आया होगा। उनका बड़ा स्वागत सम्मान किया गया, बड़ा सत्कार किया गया। देखिए श्रोताओं, स्वागत सम्मान करने के बाद अब वो नाई उस लड़के से बात करता है, साहूकार के लड़के से कहने लगा कि तू इस पत्नी को लेकर के चलेगा क्या, इसने तो तुझे कौवा कहा था। तो वो साहूकार का लड़का कहने लगा कि बात तो तू सही कह रहा है, इसने तो मुझे फटकारा था, ललकारा था, पानी नहीं पिलाया था। नाई उसको सिखा देता है, उससे कहने लगा कि तू देख यहां भोजन मत करना, दर्द का बहाना बना ले, तू इस घर का भोजन करेगा, जिसकी पत्नी ने उसका अपमान किया हो वो उस घर का भोजन करे, ये तो संभव नहीं है। नाई उसको बहका करके तैयार कर देता है और साहूकार का लड़का अबोध था, 20 वर्षीय था, कुछ ज्ञान था नहीं, जो बहक जाता है। अब देखो श्रोताओं, ध्यान से सुनने की बात है कि जब भोजन करने का वक्त आया तो प्रीतम साहूकार ने नाई को, उस अपने मेहमान को, दोनों से कहा, दामाद से कहा कि चलिए भोजन कीजिए। तो वो तो दर्द का बहाना बना लेता है कि मैं भोजन नहीं करूंगा, मेरे तो दर्द चल रहा है।
नाई कहने लगा कि इसको भोजन की आवश्यकता नहीं है, ये भोजन नहीं करेगा, चलो मैं चल रहा हूं। तो नाई बड़े आराम से भोजन करता है और साहूकार का लड़का संपूर्ण रात भर भूख से परेशान रहता है। दूसरा दिन हुआ, प्रातःकाल हुआ, तो नाई कहने लगा साहूकार से, प्रीतम साहूकार से, कि तुम्हारी लड़की को तैयार कर दो, लेकर के जाएंगे। प्रीतम साहूकार ने अपनी पुत्री से कहा कि बेटी तैयार हो जा अपनी ससुराल जाने के लिए। तो वो लड़की तैयार हो जाती है और उसे उसके घर वाले सम्मान सहित विदा कर देते हैं। और विदा करा के नाई और साहूकार का लड़का दोनों चल देते हैं। जब वो पीतमगढ़ से काफी दूर आ गए, 20-25 कोस दूर आ गए, राजा के लड़के ने वादा किया था कि यदि पहले तुम आ जाओ तो इसी स्थान पर मिल जाना, और मैं आ जाऊंगा तो इसी स्थान पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। यह सोच करके नाई और साहूकार का चल रहे हैं, और नाई उस साहूकार के लड़के से कहने लगा कि तुम्हारी ये वही पत्नी है जिसने कुआं पर तुम्हें अपमानित किया था, तुम्हें कौवा कहा था, और तुम इसको लेकर के जा रहे हो। साहूकार का लड़का कहने लगा तो फिर क्या करना चाहिए कि इसको छोड़ करके इसी जंगल में छोड़ देते हैं और हम अपने घर को दौड़ चलते हैं। देखिए श्रोताओं, उस पीतम साहूकार की लड़की को नाई और साहूकार का लड़का उस सुनसान जंगल में रथ सहित छोड़ देते हैं, और रथ में से उतर करके दोनों भाग जाते हैं उस जंगल में। लड़की मन में सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं? यदि मैं अपने पीहर को लौटती हूं, अपने पिता के यहां जाती हूं, तो बेइज्जती होगी, मेरे पिता का भी अपमान होगा, इसलिए मैं मेरी ससुराल को ही चलूंगी। देखिए श्रोताओं, ऐसा सोच करके वो पीतम साहूकार की लड़की अपना भेष बदलती है। उसमें जो विदा के कपड़े दिए थे, क्योंकि पीतम साहूकार ने बहुत सा सामान दिया था विदा में, तो कपड़े रखे हुए थे उस साहूकार के लड़के के। तो उस लड़की ने अपना जनाना भेष उतारा और मर्दाना भेष बना लिया, अपने सिर पर एक पगड़ी बांधी और पगड़ी बांध करके उस रथ को चलाते हुए चली जा रही है। रथ को चलाते चलाते दिशा बदल गई, उसको कोई ज्ञान नहीं था किधर जा रही है, चलती चली गई। तो वो चलते चलते एक गिलंदपुर नामक शहर था, और वहां राजा गिलंद राज्य किया करता था। तो राजा गिलंद के बगीचे में पहुंच जाती है। राजा गिलंद का फूल बाग था, उस फूल बाग में पहुंच गई, और फूल बाग में पहुंच करके उसने सोचा कि ये कोई शहर है और मैं यहीं आज ठहरती हूं, कुछ पूछूंगी और फिर तब चलूंगी अपनी ससुराल के लिए। देखिए श्रोताओं, वो लड़की ने अपने बैलों को खोल दिया, रथों में से बैलों को खोल करके बगल साइड में बांध दिया और रथ को खड़ा कर दिया, और स्वयं भगवान शंकर के मंदिर में पूजा करने के लिए चली जाती है। और उधर राजा गिलंद भ्रमण करने के लिए उसी बगीचे में चला आता है। राजा गिलंद ने उस रथ को देखा और रथ में से उतरे हुए उस युवक को देखा, देख करके सोचने लगा कि वास्तविकता में ये युवक बड़ा सुंदर है, मैंने ऐसा सुंदर राजकुमार देखा ही नहीं है। राजाओं के लड़के भी इसके समान सुंदर नहीं होते, कितना मोहिनी रूप है इसका। परंतु राजा ये नहीं पहचान पाया कि ये कोई लड़की है, ये लड़का नहीं है। अब तो राजा गिलंद मन में सोचने लगे, बड़ा सुंदर लड़का है, बहुत खूबसूरत है। तो राजा गिलंद उस पर नजर रखते हैं और वो भगवान शिव के मंदिर में पूजा के लिए चली जाती है। साहूकार की पत्नी भगवान शिव के मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना करने लगी, और पूजा करते वक्त उसने एक दोहा बोला कि सुनो महादेव के नादिया मैं पूजत हूं तोए, अब के लज्जा राख दे पति मिला दे मोए। और जब ये बात राजा गिलंद ने सुनी कि ये तो कोई लड़का नहीं,
कोई लड़की है और ये तो ये कह रही है कि मुझे अपने पति से मिला दीजिए, भगवान शिव से मांग रही है। तो राजा गिलंद उस पर आसक्त हो गया। राजा गिलंद कहने लगा कि अब मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। राजा गिलंद उस मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं, भगवान शिव के मंदिर में, और जाकर के उसे देख करके कहने लगे कि हे युवक, तुम कौन हो? कहने लगता है राजा गिलंद ने एक श्लोक, एक दोहा पढ़ा कि पिंडरी तुम्हारी लचपची, सिर छिटकाने केस, का कारण ते हे सखी, तेरे कियो मर्द को भेस। राजा गिलंद कहने लगा कि तुम पुरुष नहीं हो, तुम्हारी चाल है औरतों की सी है, तुम्हारा शरीर औरतों का सा है, तुम्हारे बाल लंबे लंबे हैं, केस हैं, औरतों के से बाल हैं। तो मुझे ये बताओ, तुमने ये नारी का वेश क्यों धारण, ये पुरुष का वेश धारण क्यों किया? ऐसा क्या कारण है? तो अब तो वह लड़की, साहूकार की लड़की, मन में सोचने लगी कि ये राजा है और बहुत बड़ी बात हो गई, अब ये मुझे पहचान गया तो क्या समस्या आएगी। उस लड़की ने बहुत बहाने लगाए, कहने लगी कि पति पिया हमारे घर नहीं, ससुर गए परदेश, चार लाल चोरी गए, जो कियो मर्द को भेस। कि हे महाराज, मेरे पति तो घर नहीं है, मेरे ससुर परदेश को चले गए हैं और मेरे महलों में चोरी हो गई है, चार लालों की चोरी हो गई है। इस कारण से उन्हें खोजने के लिए मुझे आदमी का भेष धारण करना पड़ा, मुझे मर्दाना भेष धारण करना पड़ा। तो श्रोताओं, उसकी बात जब राजा गिलंद ने सुनी तो राजा गिलंद कहने लगा, बस तुम क्या कहती हो? सोने में लड़झर करूं, चांदी में शंबार, एक लाल की का लगे, लालन को लगा दूं अंबार। पर एक तू दो चार लालों की बात करती है, मैं तेरे पास लालों का ढेर लगा दूंगा, हीरे मोती जवाहरातों का ढेर लगा दूंगा, और सोना चांदी तू कहेगी जितना तेरी सेवा में अर्पित कर दूंगा, परंतु तू मेरी महारानी बन जा। अब तो जब उस साहूकार की पत्नी ने राजा की बात सुनी तो वो पतिव्रता औरत थी, मन में सोचने लगी कि मैं राजा गिलंद के देश में फंस गई हूं और ये राजा है, ये मानेगा नहीं, परंतु मैं तरीके से काम लेती हूं। वह राजकुमारी, वह साहूकार की लड़की राजा गिलंद से कहने लगी कि मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार कर लेती हूं, तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी, परंतु ऐसे नहीं बनूंगी, तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। राजा गिलंद कहने लगे कि बताओ तुम्हारा क्या काम है? कि ये तुम्हारा जो महल है, ये संपूर्ण महल फूट करके, संपूर्ण किला तोड़वा करके ये ऐसा ही विशाल दूसरा दुर्ग बन जाना चाहिए, और ये बगीचा है तुम्हारा, फूल बाग है जिसमें फल लगे हुए हैं, फलों से इसके वृक्ष लदे हुए हैं, ये बगीचा काट करके दूसरा बगीचा लग जाना चाहिए, और जब उनमें ऐसे ही फल आ जाएंगे उस दिन मैं तुझसे शादी कर लूंगी। राजा गिलंद पर तो उसका प्रेम सवार हो गया, उसका भूत सवार हो गया। राजा गिलंद कहने लगा, बस छोटी सी बात है, तब तो विवाह करेगी ना? तो वो साहूकार की लड़की बोली, अवश्य, जब मैं तेरे साथ विवाह कर लूंगी। देखिए श्रोताओं, राजा गिलंद उस लड़की से कह रहा है कि मैं इस किले को तोड़वा दूंगा, इस बाग को कटवा दूंगा, और नया बाग और नया किला दोनों जिस दिन तैयार हो जाएंगे उस दिन तू मेरी रानी, उस दिन तुझे मेरी पत्नी बनना होगा, मेरी महारानी बनना होगा। देखिए श्रोताओं, साहूकार की लड़की बहुत दिमागदार थी, कहने लगी कि जरूर महाराज, मैं तुम्हारी महारानी उसी दिन बन जाऊंगी जिस दिन तुम इस किले को तोड़वा करके नया किला बनवा दोगे, और इस बाग को कटवा करके नया बाग लगवा करके उसमें फूल और फल आ जाएंगे, जैसा ये बाग है उसी तरीके का बगीचा लग जाएगा, तब मैं आपकी पटरानी बन जाऊंगी। श्रोताओं, दोनों में वायदा हो जाता है और कहने लगी कि महाराज, जब तक ये काम आप नहीं करोगे तो तुम मेरे भाई होगे और मैं तुम्हारी बहन हो जाऊंगी। राजा गिलंद भगवान शिव के मंदिर में ये स्वीकार कर लेते हैं कि ठीक है लड़की, जब तक तू मेरी बहन रहेगी और मैं तेरा भाई रहूंगा।
और राजा गिलंद वहां उसे ठहरने की व्यवस्था कर देता है उसी भगवान शिव के मंदिर पर। देखिए श्रोताओं, यहां से आगे की जो कहानी है मैं आपको अगले एपिसोड में, अगले भाग में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा, क्योंकि ये कहानी काफी लंबी है। और तब तक के लिए आप सभी से चाहता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।